हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके क्लास 10 फिजिक्स के सीबीएसई का इस साल जो आने वाला है, फ्रॉम द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द एंटायर फिजिक्स। 4 चैप्टर्स हैं आपके। पहला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा है ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट। अब इन चारों चैप्टर्स में से हम दो ऐसे टॉपिक्स निकाल रहे हैं जिसके थ्रू आपके सवाल निकलेंगे 10। ठीक है भाई साहब, ये 10 सवाल जो होंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप ऐसे एक्सपेक्ट करो कि यार ये 10 सवाल किसी ना किसी रूप में आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर होंगे। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट टुडेज सेशन इज। तो वेलकम टू दिस सेशन गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एज यूजुअल मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोगों के लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का, सबका इंतजार होगा, कमेंट्स का भी इंतजार होगा। और हाँ, इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो अभिषेक_वेदांतु मेरा इंस्टा आईडी भी है। शुरू करते हैं आपके पहले चैप्टर से, विच इज लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और मैं आपको टॉपिक्स दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, एंड देन किस टाइप के सवाल आते हैं इस चैप्टर से, इन टॉपिक्स में से, और उससे रिलेटेड 2 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट हम करेंगे अभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, पूरे सेशन के एंड तक टिके रहना ताकि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस एंटायर सिलेबस, का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल पता चले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। अब रे डायग्राम से क्या आती है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रे डायग्राम बेस्ड होता है, उनका 6th रे डायग्राम है ना। ये 6th रे डायग्राम कौन सा है? ये वो डायग्राम है जहां पर ये दोनों के दोनों जो मिरर और लेंस हैं वो एक्चुअली वर्चुअल इमेज बनाते हैं। आपको पता होगा ना, एक ऐसे पॉइंट में वर्चुअल इमेज बनता है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होती है मिरर के केस में, या तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 होती है लेंस के केस में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो 6th रे डायग्राम के बेसिस में आपको सवाल आती है जहां पर डायग्राम कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, या तो आपको बस सिनेरियो दे देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट इसके बीच में बनाओ डायग्राम, है ना, वो बेसिस में आती है। तो 6th रे डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको स्किप किया तो लाइफ जिंगा लाला पहले बता देता हूं मैं। ठीक है, अब इसके अलावा डायग्राम बेस क्या आते हैं सर? मिरर और लेंसेज दोनों में से स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस आपको याद है क्या? स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस, वो जो पास वाले सब्जी दुकान में मिलता है, 20 रुपए के 2 किलो, याद है आपको? स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस वो वाले जहां पर आपको बताया जाता है कि भाई अगर रे पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगा, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू निकल रही है तो क्या होगा, अगर रे कॉन्वेक्स लेंस में अपीयर हो रही है कि फोकस के थ्रू निकलेगी तो कहां जाएगा। वो जो सवाल होते हैं ना, वो टाइप इसमें बहुत बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, फिर ऑफकोर्स ये बात है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, उस पर जाने से पहले बस मैं आपको एक और रिमार्क देना चाहता हूं कि इसी में जो आपके कॉन्वेक्स मिरर का जो एक रे डायग्राम है ना, सिर्फ एक रे डायग्राम, और वैसे ही कॉनकेव लेंस का जो एक रे डायग्राम है वो भी थोड़ा सा, इतना नहीं लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो ये आएगा, ऐसे समझो आप। ठीक है, अब ये दोनों केसेस जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर मिरर फॉर्मूला में कौन से मिरर का न्यूमेरिकल आता है? आंख बंद करके 3 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल आता है आपको कॉनकेव मिरर से। आंख बंद करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये इस साल भी आएगा, जिसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, आपको पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी पड़ेगी, साइज ऑफ द इमेज निकालनी पड़ेगी, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन नेचर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे अगर आप लेंस से मुझसे पूछोगे तो आंख बंद करके 3 मार्क का कॉन्वेक्स लेंस का आएगा आपको न्यूमेरिकल, आंख बंद करके। सेम चीज, आपको इमेज की पोजीशन पूछेगी, मैग्निफिकेशन पूछेगा, और साथ ही साथ साइज ऑफ द इमेज पूछेगी। ठीक है, तो कर ले सबने नोट डाउन। मैं भाई निकल जाता हूं, अब एक बार स्क्रीन से ले लो, क्योंकि ये टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं आपको सारी वैरायटी के। अब हम 2 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर है पहला सवाल, विच इज इफ द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट placed in front of it is always erect and diminished,
व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट। अगर एक मिरर के सामने अगर आप कोई चीज रखते हो और ऑब्जेक्ट के सारे पोजीशंस के लिए अगर वो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है तो वो मिरर कौन सा है। मेरे ख्याल से इसका जवाब आप सबके दिमाग में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वेदांतों का वेद याद है, अभिषेक सर का ट्रिक और मेथड याद है, तो आपको पता होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने रे डायग्राम सीखा था कि बस वेदांतों का वेद याद रखिए, उसमें V हो जाता है वर्चुअल, E हो जाता है इरेक्ट और D हो जाता है डिमिनिश्ड, है ना। वेदांतों का वेद याद रखोगे तो याद रहेगा V होगा वर्चुअल, E होगा इरेक्ट और D होगा डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड हमेशा आपको एक कॉन्वेक्स मिरर देता है ना। ये कितने बच्चों को याद है, जोर से बोलो बल्ले बल्ले। तो द टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। अब आगे कॉन्वेक्स मिरर कौन सा, ये वाला जो लाइट रे आती है तो डाइवर्ज करता है ना। छाता, बारिश गिरती है तो छाता इधर उधर फेंक देता है, वो वाला, ठीक है। अब ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। अब जाने अंदाजे में डायग्राम बना ही लिया मैंने, बट एक्चुअल डायग्राम कैसे बनेगा आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि भाई देखो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने आपने फोकस लगा दिया तो मार्क्स वहीं पे कट गया आपके। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा मिरर के पीछे होती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को आपने कहीं पे भी रख दिया, मान लो यहां पर रख दिया, तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, रे जो पैरेलल गई है वो डाइवर्ज हो जाती है, उसको प्रोजेक्ट बैक करोगे तो फोकस करो निकलेगी। दूसरी अगर आप मान लो उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू निकलने की कोशिश कर रही है तो उसी तरीके से रिट्रेस बैक कर जाएगी। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कहां करेगा, ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा मिरर के पीछे, यानी कि वर्चुअल इमेज है। और देखो वर्चुअल है तो सीधा भी खड़ा हुआ है तो इरेक्ट है, और आप देखो कि आपके ऑब्जेक्ट से छोटा है तो डिमिनिश्ड है। आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी और रख दो तब भी आपको सेम इमेज बनेगी। तो ये डायग्राम बनाना है, ये 2 मार्क का क्लासिकल सवाल है। जैसे मैंने कहा था कॉन्वेक्स मिरर का सवाल आता है तो रे डायग्राम बेस्ड सवाल आएगा, लेकिन आप देखोगे कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल नहीं है, रे डायग्राम बेस्ड सवाल है, बताया था ना। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन भी बराबर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब आगे, अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके सामने यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर दिया हुआ है और ये न्यूमेरिकल है, क्लियर, ये न्यूमेरिकल है, 20 सेंटीमीटर का है फोकल लेंथ। At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror? Also calculate the size of the image, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, हाँ, तो इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि फिर ऑब्जेक्ट को कहां होना चाहिए और साथ ही साथ आपको इमेज का साइज भी निकालना है। अब मैंने ये डायग्राम आपको क्यों दिया है, क्योंकि हम यहां पर अप्लाई करेंगे अब आपके थारे अभिषेक सर का वेरिफिकेशन मेथड, है ना। अब थारे अभिषेक सर ने वेरिफिकेशन मेथड में क्या सिखाया है, जब भी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का सवाल आता है तो बबुआ प्यार से डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाओगे सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखो अब यहां पर, ठीक है, ये है आपका अभिषेक सर का वेरिफिकेशन मेथड। तो एक बार चैट में स्पैम हो जाए VMOP ब्रो करके दिखाता हूं, फिर बोलना कि अरे सर मजा आ गया, पहले ही बता देते हो आप ही और मजा आ जाता, है ना। ठीक है, चलिए शुरू करें, फिर समझाता हूं मैं आपको कैसे करना है। भाई डायग्राम बना दिया, डायग्राम बना के फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है सर 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। चलो तो फोकल पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर। अब मेरा एक तो सवाल है आपसे, अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, होगा रे कहां पे होगा। फोकल लेंथ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, तो 20 सेंटीमीटर का डबल कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर। बोलो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉर्ट हो गया। अब देखो इमेज कहां बनी है, इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर पे। अब ये 30वां जो है वो क्या 20वां और 40वां के बीच में होता है कि ना होता है ना, 20 और 40 के बीच में 30वां होता है। तो यानी कि आपकी इमेज बन रही है मिरर के सामने बन रही है फॉर श्योर, ठीक है। कैसे पता मैं मिरर के सामने बन रही है, यहां पे देख लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर मिरर के सामने बन रही है, क्यों बन रही है मिरर के सामने, कोई आइडिया नहीं कि मिरर के सामने कैसे बन सकती है। आपको यहां पर सबसे पहले अज्यूम करना है कि कंसिडरिंग इट्स अ रियल इमेज, ठीक है, कंसिडरिंग इट्स अ रियल इमेज, वरना ये स्टैंडर्ड सवाल आपको होगा सर पता कैसे चल रहा है कि इमेज रियल है। आपको यहां पे कंसिडर करना है कि मान लेते हैं कि अगर ये रियल इमेज है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको पहला कंसिडर करना है रियल इमेज का।
तो आपने रियल इमेज कंसिडर किया, तो आप बोल रहे हो सर इमेज डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है तो रियल इमेज बन रही है तो वो इन्वर्टेड बनेगी और 20 और 40 के बीच में यहां पे बनेगी आपकी इमेज। ठीक है, ये हो गई आपकी इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फॉर अ रियल सिनेरियो। तो अब आप मुझे देखकर बताओ, ये कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम है, कौन से ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे इमेज वहां बनती है, किस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे इमेज वहां पर बनती है? करेक्ट, यू गॉट इट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तब जाकर मेरा जो इमेज है वो समवट इस पोजीशन पे बनेगी, है ना? है कि ना मुन्ना? जल्दी बताइए। अगर ये मैं फोकस से निकालूं तो अब ये रे ऐसे बराबर बन जाएगी मेरी इमेज वहां पर, है ना? तो यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे कितनी आनी चाहिए? मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आनी चाहिए ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा इमेज जो है 40 सेंटीमीटर के पीछे बना हुआ है, पीछे। और इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज मिरर के सामने होती है वो कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव आती है। तो देखो, अभिषेक सर के वेरिफिकेशन मेथड के थ्रू आपको जवाब ऑलरेडी मिल चुका है कि मेरी वैल्यू ग्रेटर देन -40 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहां पर। डायग्राम बनाने के लिए आपको वैसे भी 1 मार्क मिलेंगे और बाकी सॉल्व करने के लिए 2 मार्क। तो डायग्राम बनाना ही है तो वेरिफिकेशन मेथड भी अप्लाई कर दो यार, वेरीफाई हो जाएगा जवाब। सही है ना? गलत बोला कुछ मैंने? नहीं ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब जल्दी से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v 1 + 1/u आपका मिरर फॉर्मूला है। यहां पर मुझे u निकालनी है तो मैं v को यहां ले आता हूं, तो 1/f - 1/v हो गया। फोकल लेंथ दी गई है 20 कॉनकेव मिरर के लिए -20, माइनस v दिया हुआ है आपको 30 कॉनकेव मिरर के लिए -30 रियल इमेज के लिए। ये माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। सो 30 - 20 + 10 डिवाइडेड बाई -20 इंटू 30 हो गया। तो 10 1 जा और 10 2 जा, तो आपकी जवाब हो जाती है इजिली u इज इक्वल टू ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो देखिए आप, जो हमने सोचा था वही हुआ, आपकी वैल्यू 40 से ज्यादा आई है, नेगेटिव आई है। बोलो बल्ले बल्ले, आप कितना कॉन्फिडेंस है कि सही जवाब है ना? ठीक है, अब एक और चीज निकालनी है, साइज ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u फॉर अ मिरर विच इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। बेसिकली मैग्निफिकेशन निकाले बिना आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, उसके लिए मार्क्स नहीं अलग से वैसे भी। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी? -v अपॉन u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। -v है आपके पास -30, u है आपके पास -60, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो वैल्यू कितनी हो गई? -30 एक बार, -30 2 बार, ठीक है। तो ये नेगेटिव कट गया, फिर भी नेगेटिव बचा है, और ये 2 एक बार, ये 2 2 बार, तो -2 सेंटीमीटर मेरी वैल्यू आ जाती है ना? और आपको पता है कि इस सिनेरियो में आपका इमेज जो है डिमिनिश्ड बनता है, तो आपका हाइट ऑफ द इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी होनी चाहिए, तो -2 सेंटीमीटर। क्या बात है यार, मजा आ गया, है ना? सही है। अब देखो, इसी सेम चीज को आप ऐसा वर्चुअल इमेज कंसिडर करके भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी इसमें कि सर वर्चुअल इमेज बन सकता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बन सकता है, 30 सेंटीमीटर पे बिल्कुल बन सकता है, कोई इशू नहीं है। आप बस यहाँ पर कंसिडरिंग वर्चुअल इमेज करना, और बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस होगा कि यहाँ पे जो हमने v लिया हुआ है वो v आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा फॉर वर्चुअल इमेज। उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन होगी और डायग्राम बदल जाएगा। दैट इज इट। तो आप वर्चुअल इमेज के केस को एक बार क्या कहते हैं, मुझे करके दिखाना कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क, ठीक है बेटा? तो ये था दूसरा सवाल। मेरे ख्याल से एक और सवाल में रखा हुआ है, यस देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम कॉनकेव लेंस हियर, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो कॉनकेव लेंस का सवाल है, या तो न्यूमेरिकल हो सकता है तो डायग्राम बेस्ड होगा, लेट्स फाइंड इट आउट। An object of height 6 cm is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 5 cm. Use lens formula to determine the position, size and nature of the image if the distance of the object from the lens is 10 cm. बहुत इजी सवाल। और क्या आपको यहां पर भी अभिषेक सर का वेरिफिकेशन मेथड जानना है? जानना है तो बोलो, जानना है? ठीक है, चलो बताता हूं, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है? तो ये रहा मेरा कॉनकेव लेंस, प्यार सा ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2, ठीक है? बढ़िया सिंपल। क्या कहता है अभिषेक सर वेरिफिकेशन मेथड? डायग्राम बनाओ, सिंपल है। और कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने एक चीज बताई हुई है। क्या बताया मैंने? बताता हूं। यहां पर आपका जो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस है तो आपको नेगेटिव लेना है ठीक है?
और यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। अब फॉर ए कॉन्केव लेंस अभिषेक सर का वेरिफिकेशन मेथड क्या कहता है, VMOP एक बार चैट में हो जाए फिर इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या कहता है मैं बताता हूं आपको सिंपल भाषा में कि कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वहां पर वेद अप्लाई होगा, हमेशा इमेज जो है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनेगी। तो क्योंकि हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी, हमें पता है कि भाई क्या कहते हैं, आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि छोटी इमेज बन रही है। वैसे ही मेरी जो इमेज की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि इरेक्ट इमेज बनेगा, और इमेज की जो हाइट होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट हाइट से छोटी होगी, क्योंकि आपका डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें एक और चीज ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर अगर आपने कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम बनाए हुए हैं, इमेज कहां बनती है आपके कॉन्केव लेंस में? कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो। तो इस सिनेरियो में अनटिल अनलेस आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तब जाके इमेज फोकस से बनेगी, लेकिन फोकस के ज्यादा कभी नहीं बनेगी। तो इमेज डिस्टेंस की वैल्यू बेटा हमेशा याद रखना, कॉन्केव लेंस के लिए आपके फोकल लेंथ से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। सो योर इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू फोकल लेंथ फॉर ए कॉन्केव लेंस। वैसे ही योर इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो ऑलवेज लेसर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट आप कितने भी पास ला दो आपके इमेज के, कभी भी इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के, इमेज आपके ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं जाएगी। आप कोई भी गूगल पे जाके सिमुलेशन सर्च कर लो, या तो एनिमेशन या जिफ्स देख लो गूगल पे, इससे रिलेटेड यू विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट सेम थिंग कि कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट ही हमेशा इमेज से पीछे होती है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस से ज्यादा होता है। यू कैन चेक इट अप राइट नाउ। तो ये है अभिषेक सर का वेरिफिकेशन मेथड। तो इसके हिसाब से मेरी वी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? मेरी वी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगा। सॉरी, यहां पर क्योंकि लेंस है ये, वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेंस में वी की वैल्यू नेगेटिव आती है और मिरर्स में पॉजिटिव आती है। v की वैल्यू नेगेटिव आएगी और v की वैल्यू फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों से कम आएगी। तो 5 और 10 यानी कि आपका वैल्यू 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अब मैं जवाब निकालूंगा और देखूंगा कि भाई साहब सब सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए सब लोग ध्यान दें, यहां पर कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, एंड लेट्स सी वेदर ऑल अवर इंट्यूशंस आर करेक्ट और नॉट, थियरी इज करेक्ट और नॉट। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सॉरी, ये तो मिरर नहीं है, लेंस है। हमेशा कंफ्यूजन, लेंस है, लेंस तो नेगेटिव है। हाँ जी, ठीक है। इसमें क्या निकालनी है? v निकालनी है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, u वहां गया तो प्लस, फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ना, हाँ -5, ठीक है। तो -5 और प्लस u दिया हुआ है आपको -10, तो -10 -5 -15, -5 इंटू -10, 5 एक बार, 5 3 बार, तो यहां पर एक नेगेटिव कटा, तो मेरी v की वैल्यू आ जाती है -10/3, जो होती है -3.33 सेंटीमीटर मेरी v की वैल्यू। अब देखोगे v की वैल्यू माइनस भी है और 5 से कम भी है। अब मैग्निफिकेशन निकालते चलो, आ जाओ। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। तो अब v यहां पर आपको डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है, आप ये फ्रैक्शन ले सकते हो आगे के कैलकुलेशंस में। तो -10/3 और u आपको कितना है भाई? -10। क्यों मैंने ऐसे लिया? क्योंकि 10 इजीली कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/3, जो होता है 0.33। तो मैग्निफिकेशन मेरी पॉजिटिव आई है, लेस देन 1 आई है। आगे हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां पर दिया नहीं है। तो क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दी गई है, आप क्या करना, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, सो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन है आपका 0.33 इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि आपकी हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आएगी यहां पर, और साथ ही साथ क्योंकि 0.33 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम हो जाएगी। कैसा लगा? मजा आया? मजा आया ना? अब तो और मजा आएगा इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो आपके लाइट से ये थे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको याद रखने हैं, और टॉपिक रिलेटेड सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रिसिटी विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम। 20 मिनट हमने लाइट के लिए ले लिया है। आप कोशिश करते हैं कि आप 5 मिनट इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिए,
और फिर 5 मिनट मैग्नेटिक इफेक्ट्स और 5 मिनट आगे। ठीक है, अब आगे बढ़, जल्दी से आ जाओ। चलो, अब इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ऑफकोर्स ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से सवाल आपको आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आएगी। ओम्स लॉ से ग्राफ बेस्ड सवाल भी आ सकते हैं, ओम्स लॉ से सर्किट बेस्ड सवाल भी आ सकते हैं, जहां पर आपको टोटल रेजिस्टेंस भी पूछे, सीरीज हो या पैरेलल, वहां पर वोल्ट मीटर, एम मीटर का इस्तेमाल करते हुए करंट निकालो, वोल्टेज निकालो, वो सारी चीजें आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, तो विल टेक दिस टॉपिक एज द नंबर 1 टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा जो है वो ऑफ कोर्स फैक्टर सेवेटिंग रेजिस्टेंस है और पावर एंड हीट भी है, लेकिन लेट्स फोकस ऑन दैट वन टॉपिक, क्योंकि हमने 5 टॉपिक की बात करी थी, हमने 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट लाइट से उठा लिया, एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट जो है ओम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चंस, वो इलेक्ट्रिसिटी से उठाते हैं। ठीक है, चलो यहां पर बात करते हैं अभी। सर सिमिलर सवाल करके दिखाइए। ये रहा आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिमिलर सवाल, सबका फोकस यहां पे बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो इस बारे में। चलो देखते हैं। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, एक करंट है 10 एम्पियर का, सर्किट के थ्रू फ्लो करता है 2 मिनट के लिए, कन्वर्ट करेंगे उसको यहीं पे सेकंड्स में, तो 120 सेकंड्स के लिए। ठीक है, अब क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कितनी चार्ज निकलेगी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से? पता है आपको, समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? I इजिकल टू क्यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला है, आपको क्यू निकालनी है। सो I इंटू टी। सो I कितनी है यहाँ पर 10, टी कितनी यहाँ पे 120, तो जवाब आ गया 1200 कूलम। खत्म, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा क्या है? If the charge of an electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs, then calculate the total number of electrons flowing. A very typical question board examination, very typical question. तो आपको total number of electrons निकालने हैं, तो यानी कि बेसिकली यहां पर आपको Q is equal to Ne का फॉलो करना है, जहां पर आपको N निकालनी है Q upon E करके। Q कितनी है यहां पर? If the charge of an electron, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.6 into 10 power minus 19 है, तो एक चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 power minus 19, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? आपको पता है कि ये जवाब तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, 6.25 into 10 power 18 इज द वैल्यू। एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना 6.25 सबको रट्टा ही होगा इस सवाल का जवाब। बहुत टिपिकल, बहुत बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। सिमिलर सवाल करते हैं एक और, चलो आ जाओ जल्दी से। ये आ गया आपका ग्राफ बेस्ड ओम्स लॉ सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कॉमन बोर्ड्स में। A student plots VI graph for 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3. Choose from the following the statements that holds true for this graph. या जब भी VI ग्राफ आती है ना, जब भी VI ग्राफ आता है तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा आपको रेजिस्टेंस देती है। क्या देती है? रेजिस्टेंस। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देती है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। आपने सीखा हुआ ये सारी चीजें, है कि नहीं? वैसे यहाँ पे जब हम VI ग्राफ की बात करते हैं, उसका जो स्लोप होता है, यानी कि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस जो फॉर्मूला होती है, वो आपको क्या देगा भाई? रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y में v है और ये i है, तो बन जाता है रेजिस्टेंस। v इजिकल टू IR होती है ना, तो I नीचे गए तो R बन जाती है रेजिस्टेंस, खत्म। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली द स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बिकॉज स्लोप इज रेजिस्टेंस, है ना, इसलिए तो जितना ज्यादा बड़ा स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये हम कहते हैं। लेकिन देखो सीबीएसई कभी कभी गूगली मार देता है, हमें लगता है कि भाई बहुत सीधी बॉल आएगी, लेकिन वो गूगली निकल जाती है। कैसे? क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे, ये VI ग्राफ नहीं है, ये IV ग्राफ है। सवाल में लेकिन बोला गया ये VI ग्राफ है, लेकिन है नहीं, ये IV ग्राफ है, और इस पे हमारा ध्यान कम जाता है। तो जैसे ही ग्राफ उल्टा हो गया तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब y अपॉन x एक्सिस नहीं हो रहा है, अब x अपॉन y एक्सिस हो रहा है स्लोप के लिए। तो फिर आप बोलोगे अच्छा, स्लोप जिसका अब सबसे ज्यादा कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ स्पेसिफिक देखें, हम समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा सबसे। जैसे आप देखोगे यहां पर सिंपल सी भाषा में देखो, ठीक है यार, मैंने वोल्टेज सिर्फ इतनी बढ़ाई है, सिर्फ इतना वोल्टेज बढ़ाया, करंट देखो कितनी बढ़ गई, पूरी बढ़ गई भाई, तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, इसलिए करंट इतनी बढ़ गई है। सेकंड वाले के लिए वोल्टेज मैंने बहुत बढ़ा दिया, लेकिन करंट इतनी बढ़ी है, कम बढ़ी है। तो यानी क्लियर है कि R1 का जो रेजिस्टेंस है, R1 का जो रेजिस्टेंस है वो आपके R3 से ज्यादा है। क्लैरिटी मिल गई ना वहीं से। अब वैसे अगर मैं R2 की बात करूंगा, भाई R2 तो मैंने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया, लेकिन करंट बबुआ इतनी बड़ी है, तो मतलब R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। सो R1 इज ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2। कौन सा ऑप्शन है भाई ये?
वो ऑप्शन ही नहीं है क्या? नहीं, हाँ ये है ना, R2 सबसे बड़ी है, R1 इज ग्रेटर देन R3, ओके, सो R2 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3 होगा ना? हाँ यार मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? शायद ये R2 यहां पर आना चाहिए था ना, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, एक सेकंड रुक जाओ। तो यहां पर आपको आना चाहिए R2 इज ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3, लिखना तो वही चाहता था मैं, कुछ और लिख दिया शायद मैंने। कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ ये सी वाला है ना, सी वाला। हाँ मतलब R2 तो दोनों से बड़ा ही है बेसिकली, एक ही बात है। चलो ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये एक और टिपिकल क्वेश्चन फ्रॉम योर ओम्स लॉ बेसिक्स। द रेजिस्टर्स ऑफ 3 ohm ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 volt as shown, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बहुत टिपिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन का, इतनी बार आ चुका है कि आप पागल ही हो जाए कर करके, बोर हो जाते हो, है ना। तो ये दोनों तो सीरीज में है, कैसे पता करें सीरीज में है कि नहीं? एक आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं। हमेशा जब भी सर्किट दी जाए ना, इसमें करंट का डायरेक्शन बनाओ। जैसे कि आप देखोगे, इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो बैटरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड है। बैटरी से अगर मान लो करंट निकल रही है आई, अगर काई करंट आई निकल रही है, कैसे क्या निकल रही है? आई निकल रही है, तो इस पॉइंट पे आके क्या होगा? इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो यहां पर क्या करंट निकलेगा? I1 निकलेगा, और यहां पर I2 निकलेगा। करेक्ट। तो I1 I2 बढ़ गया, करंट दो में बढ़ गया, I1 में I2 में, सही है। तो मतलब बेसिकली अगर अभिषेक आ रहा था ऐसे बैटरी से, यहां पर आकर अभी और शेख पे बढ़ जाएगा, और अभी देखो इन दोनों से बहते हुए अभी यहां पहुंचेगा, और शेख बहते हुए यहां पे पहुंचेगा, और अभी और शेख कंबाइन होकर अभिषेक बना देंगे, और वापस आ जाएगा करंट। जितनी करंट बाहर गई थी उतनी करंट वापस आनी चाहिए, ये भूलना नहीं कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया, अच्छा करंट बट रही है सर, और जहां पे करंट बट जाती है बेटा वो पैरेलल कनेक्शन हो जाता है, और जिन रेजिस्टर्स के बीच में करंट कांस्टेंट होती है वो सीरीज हो जाती है। तो आप देखोगे यहां पर जो I1 है यानी कि अभी है, वो इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए सेम है, लेकिन अभी और शेख इस वाले ऊपर वाले नीचे वाले के लिए अलग अलग है। तो ये दोनों पैरेलल में है और ये पूरा सीरीज में है। तो पहले सीरीज वाला सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको यहां पर मेक श्योर करना है कि आप डायग्राम को दोबारा बनाएं। रेजिस्टेंस के सवालों को सॉल्व करके डायग्राम्स को दोबारा बनाना जरूरी है। तो 3 और 3 अगर आपके सीरीज में है, तो सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, डायरेक्ट एडिशन है 3 + 3 6 ओम्स, ठीक है। सर्किट दोबारा बनाइए। तो यहां पर हमने ऊपर वाला सॉल्व कर दिया है, 6 ओम आ गई है, नीचे वाला पैरेलल में है 3 ओम वाला, ठीक है। बाकी पार्ट्स बना दिए सर्किट के। अब ये भी पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में एक दूसरे से। तो आप सॉल्व करोगे 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/RP, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला। तो यहां पर आपका एलसीएम ऑफ कोर्स 6 होगा, ये एक बार जाएगी, ये 2 बार जाएगी, 1/RP। सो 3/6 इज इक्वल टू 1/RP। सो योर 1/RP इज इक्वल टू 1/2, सो RP इज इक्वल टू 2 ओम्स, सही है। 3/6 1/2 हो जाता है, करेक्ट है। तो 2 ओम्स आपको आ चुकी है, पैरेलल कनेक्शन का वैल्यू RP आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द करंट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से कितनी करंट निकलनी है, यानी कि टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। यहां पर करंट निकालनी है हमें, तो I टोटल इज इक्वल टू V टोटल अपॉन R टोटल। V टोटल की वैल्यू कितनी है? 3 वोल्ट, और R टोटल की वैल्यू कितनी है? 2। तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1.5 एम्पियर्स, खत्म। वेरी टिपिकल ओम्स लॉ बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, वेरी टिपिकल, बहुत बार आ चुका है। कर ले नोट डाउन। तो बढ़िया यार, जैसे हमने सोचा था 10 मिनट के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे तो कर लिया हमने, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए। रेडी? फोड़े? चलो। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट्स में जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना था, एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यार ये जो 10th ग्रेड का बोर्ड एग्जामिनेशन है आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? कितना इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है? बताइए जल्दी स्टार्ट में। लेट मी सी कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आई एम होपिंग कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। 10th में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो हम फिर क्या कहते हैं अपने मनपसंद का स्ट्रीम चूज कर पाएंगे। स्ट्रीम चूज कर पाए ना करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जिंदगी को लेकर, आगे जाने वाले चीजों को लेकर। 11th एंड 12th के लिए हमारे पास जोश आएगा, हमारे 12th के जेई और नीट के एग्जामिनेशन के लिए जोश आएगा, 12th के बोर्ड्स के लिए जोश आएगा। 11th में हम उतना ही थोड़ा सा ईज होकर रेस्ट ले पाएंगे। इस वजह से आपका 9th एंड 10th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए। तो बेटा जब इतना इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एक ऐसा टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, साइंस के लिए मैथ्स
बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए, इंग्लिश के लिए, एसएसटी के लिए, जब आपको ये पांचों सब्जेक्ट के तीन तीन मॉक टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं जो हमने खुद बनाया आपको 10th के लिए, और वो भी विथ पीडीएफ सॉल्यूशंस, तो आप एनरोल क्यों नहीं कर रहे हो? हैं? पहले तो जल्दी से बताता हूं कि एनरोल कैसे करना है, ठीक है? फिर बताता हूं कि फीस कितनी है, फिर बताऊंगा कि फीस कितनी है, ठीक है? तो ये हमारा सेशन चल रहा है। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या लिंक है? क्लिक करो, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सीबीएसई क्लास 10, क्लिक करो जल्दी से। क्या हो गया भाई? अच्छा, इंटरनेट नहीं खुल रहा है, ठीक है, मेरा इंटरनेट खराब है, आप लोग जल्दी से खोलो, ठीक है? क्लिक करो जल्दी से लिंक पे। कौन से लिंक पे? ये जो लिंक है इस पे क्लिक करो, ठीक है? और क्लिक करने के बाद जल्दी से मुझे देख के बताओ कि भाई वहां पर कितनी फीस दिखा रही है आपको? तीन टेस्ट पेपर, यानी कि टोटल 15 टेस्ट पेपर फॉर योर एंटायर 4 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स टू बी स्पेसिफिक, बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड दोनों है। 15 टेस्ट पेपर विथ पीडीएफ सॉल्यूशन फॉर द फीस ऑफ 0, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ वहां पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, साइन अप करना है एंड डन। इन योर प्रोफाइल यू विल गेट दी टेस्ट, सारे टेस्ट साथ में। ऐसा नहीं कि हर संडे एक टेस्ट आएगा, धीरे धीरे कुछ कंपनीज की तरह धीरे धीरे एक एक टेस्ट अनलॉक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे टेस्ट आपके पास है, सारे सोल्यूशन भी आपके पास है, और इन टेस्ट को देना कैसे मैं बताता हूं जल्दी से, है ना, सो दैट यू नेवर गेट अवे फ्रॉम इट, ठीक है? ये आपने एनरोल कर लिया। अब एनरोल करने के बाद आप आगे बढ़ोगे सीधा, हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ठीक? कितने बच्चों ने कोई कोई एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, जल्दी से बताना मेरे को चैट में। आपका जैसे आपका साइन अप हो जाता है, आपका ऐसे प्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है? आपके नाम के साथ आपका प्रोफाइल बन जाएगा। इस प्रोफाइल में सेक्शन होगी माई टेस्ट की, उसके नीचे ऑप्शन होगा लाइव एंड कमिंग, तो माई टेस्ट पे क्लिक करना, लाइव एंड अपकमिंग में आना, और यहां पर जो भी टेस्ट आपको देना है उस टेस्ट का, जैसे मान लो स्टैंडर्ड मैथ्स का मेरे को मॉक टेस्ट 2 देना है, तो मैंने इसका सिलेबस देखा पहले कि जो सिलेबस अगर मुझसे मिस ना हो जाए तो मैं देख लेता हूं, और सिलेबस में सब पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो पढ़कर आऊंगा, पढ़ा हुआ है तो फिर मैं अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करूंगा, टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, स्टार्ट टेस्ट करके अटेम्प्ट करूंगा टेस्ट। आप देख सकते हो पूरा ये सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे बना हुआ है। देयर विल बी 38 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स विल बी 80, 3 घंटे का बराबर सही पेपर होगा, तीनों के तीनों फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो आपने स्टार्ट टेस्ट क्लिक किया, स्टार्ट टेस्ट करने के बाद खत्म हो गया टेस्ट, आपने 3 घंटे में दे दिया, आपने सबमिट एंड एंड टेस्ट कर दिया। तो सर आप सॉल्यूशंस कहां से देखिए, पीडीएफ सॉल्यूशन सही कहां पे है? तो अब मैं बताता हूं कि आपको जवाब कैसे डाउनलोड करने हैं। माई टेस्ट के बदले आपको प्रोफाइल पे जाना है, मोर में क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस खुलेंगे, क्लिक करना है कंटेंट लाइब्रेरी में, क्लिक करोगे तो यहां पर आ जाएगा कि कौन सा टेस्ट आपका एक्टिव है, 10th वाला आप दे रहे हो तो एक्टिव पे क्लिक करो। कौन सा सब्जेक्ट का आपने दिया, आपने मान लो कि मैथ्स का दिया हुआ है, तो मैथ्स पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये ऑप्शन हो गया, एडिशनल प्रैक्टिस कोर्स पे क्लिक करिए, जो भी मॉक टेस्ट 2 दिया था उस पे आके रीड बटन पे क्लिक करिए। रीड बटन पे आपने क्लिक किया तो फिर आपको दिखेगा कि भाई अच्छा मैं पढ़ सकता हूं जो भी आपके पीडीएफ सोल्यूशन है, बराबर पॉइंट बाय पॉइंट आपने दिए हुए हैं, अगेन अलॉन्ग विद सीबीएसई मार्किंग स्कीम। और यहां पर मैं चाहूं तो उसको डाउनलोड भी कर सकता हूं, प्रिंट भी कर सकता हूं, बांट भी सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप बांट भी दो। बस इतना ही है जो मेहनत हमने की है इन टेस्ट पेपर्स को बनाने के लिए। आप बस इस वीडियो को शेयर जरूर करना सारे बच्चों के साथ। इस लिंक को भी सीधा डिस्क्रिप्शन से उठा के आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, उनको कह सकते हो कि भाई आप साइन अप कर लो यहां से, है ना, क्योंकि फ्री है, क्या ही करना है उनको। तो साइन अप कर दो वहां से, व्हाट्सएप ग्रुप में बांट दीजिए, अपने स्कूल के टेलीग्राम ग्रुप में बांट दीजिए, बस इतनी सी हमारी हेल्प कर दीजिए इन लिंक को शेयर करते हुए। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो 10th में है, ऑलमोस्ट 20 लाख बच्चे 10th का एग्जामिनेशन देने वाले, और हम उन हर एक 20 लाख बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, और ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका साथ नहीं होगा बच्चों। थैंक्स। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में ऑफकोर्स की बात है, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आपको पता ही है कि भाई सोलिनॉइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। सोलिनॉइड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोलिनॉइड में क्या सवाल आता है, सोलिनॉइड में आता है कि भाई व्हाट इज सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड और बार मैग्नेट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं और सिमिलरिटीज होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन। और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद। एंड ऑफ कोर्स रूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जहां पर आपको शॉर्ट सर्किट, अर्थिंग और फ्यूज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरलोडिंग के साथ साथ। उसके बाद में बोलूंगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल का सवाल आता है, लेकिन वो भी इतना हार्ड नहीं आता, बहुत ईजी आता है। तो यू कैन, अगर आपने एनसीईआरटी लेवल पे हैंड रूल्स प्रैक्टिस की हुई है तो उसी लेवल का आपको सवाल आता है, वहां पर भी इतना टेंशन नहीं लेना इस चीज को लेकर। कुछ बच्चे हैंड रूल्स को लेकर बहुत टेंशन लेते हैं। आप सीधा गूगल कर सकते हो ना, आप सीधा गूगल कर लीजिए हैंड रूल्स बाय अभिषेक सर वेदांतु, यू विल गेट अ ग्रेट सेशन फॉर दिस ईयर। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने वहां पर, आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको टेम्परेरी सवाल दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोस लाइंस दैट
रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, है ना। लाइंस बस बताते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है एक मैग्नेट के अक्रॉस। जब आप यहां पे लिखा हुआ डरिए मत, सोल्यूशन है मेरे पास। अब ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के अक्रॉस कैसे दिखती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हो, है ना। सिंपल सा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, रफ डायग्राम बना दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बस डायरेक्शंस बराबर बनाना। ये हो गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने के लिए? आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है कंपास का। एक कंपास को अगर आप यहां पर रखोगे नॉर्थ के पास, तो कंपास का जो नॉर्थ वाला सुई होता है वो नॉर्थ से दूर पॉइंट करता है, क्योंकि भाई यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ना। अगर मैं यहां पे रखूंगा एक कंपास को, तो मैग्नेटिक कंपास इस डायरेक्शन में दिखाएगा, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं यहां पे रखूंगा एक कंपास, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे होगा, क्योंकि कंपास जो है दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है। जिस डायरेक्शन में कंपास होगी उस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल, ठीक है। चलो एक और सवाल दिखाता हूं आपको सिमिलर। डिफाइन सोलिनॉइड, टिपिकल बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। सोलिनॉइड इज नथिंग बट इंसुलेटेड लैमिनेटेड कॉइल्ड अप कॉपर वायर whose length is greater than the diameter, है ना। क्या है? A solenoid is an insulated laminated coiled copper wire whose length is greater than the diameter, and when you connect this solenoid with the help of a battery it becomes an electromagnet. खत्म। कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलिनॉइड विद दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। बहुत टिपिकल क्वेश्चन अगेन, और मेरे ख्याल से ये हमें जानना चाहिए कि भाई सोलिनॉइड और बार मैग्नेट का जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि सोलिनॉइड का भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एग्जैक्टली आपके बार मैग्नेट जैसे ही दिखता है। बस डिफरेंसेस ये होते हैं कि भाई साहब सोलिनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होता है। तो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बार मैग्नेट का नहीं कर सकते। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पोलैरिटी में बदल सकते हैं, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ कर सकते हैं। कैसे? करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो वहां पर वो वैसा नहीं हो सकता, है ना। तो ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज थ्रू विच आई कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ सोलिनॉइड, बट कैन नॉट हैपन इन द केस ऑफ अ बार मैग्नेट बिकॉज दैट्स अ परमानेंट मैग्नेट। एक और सवाल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सब जानते हैं। इफ यू एक्सटेंड आउट योर लेफ्ट हैंड एंड यू एक्सटेंड आउट ऑफ योर थ्री फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि सबके सब 90 डिग्रीज पे होने चाहिए एक दूसरे से। देन इफ द इंडेक्स फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the middle finger gives the direction of the current, then your thumb will give you the direction of the force. इसका शॉर्टकट याद करने का जो मैंने को सिखाया हुआ है, फोर्स से फादर, मैग्नेटिक फील्ड से मदर और करंट से चाइल्ड, यानी कि फादर मदर चाइल्ड, FMC याद रख सकते हो। अभिषेक सर का तरीका है, ठीक है। चलो साथ ही साथ लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन आवर होम्स। कौन क्या है भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर करंट का? क्या है? पहली बात ये ऑल्टरनेटिंग करंट है और सर्किट जो है पैरेलल सर्किट में बनती है, लेकिन ये इस साल के लिए आउट ऑफ द सिलेबस है। ये भी बोल सकते 220 वोल्ट पे आती है, डोंट वरी अबाउट इट। व्हाट इज अ फ्यूज? ये इस साल के सिलेबस में है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? ये भी इस साल के सिलेबस में है। अब ये फ्यूज क्या होती है और व्हाई इज इट कॉल्ड ए सेफ्टी डिवाइस? हमारी जो फ्यूज होती है, मान लो ये हमारा घर है, घर के अंदर जब करंट आती है उसके पहले उस लाइव वायर में करंट जो घर को लाती है ना, वो वायर को हम कहते हैं लाइव वायर। उस लाइव वायर में हम लगा देते हैं फ्यूज, ठीक है। और अगर मान लो घर के अंदर अचानक से करंट ज्यादा खींच रहा है आपका घर, ड्यू टू रैंडम रीजंस, एक ही प्लग में बहुत सारे लगा दिए सॉकेट, करंट लीक हो रही है, बहुत सारे रीजन हो सकती हैं, तो इसकी वजह से करंट ज्यादा खींच रहा है। तो करंट ज्यादा खींचेगा तो होगा क्या? ये होता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो आप जानते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इससे आपको पता है कि भाई करंट जो है हीट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि करंट बढ़ेगी तो सर्किट में हीट भी बढ़ेगा, और करंट ज्यादा बढ़ेगी तो हीट इतनी बढ़ जाएगी कि आपका कॉपर वायर मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के कारण आपका घर पर भी आग लग सकता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूज लगा देते हैं। और हमारी जो फ्यूज के अंदर का जो वायर होता है ना, फ्यूज वायर, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आपके कॉपर वायर से 8 सा कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कॉपर वायर के मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम होता है। जिस वजह से अगर आपने करंट ज्यादा खींच लिया हो तो हीट के कारण पहले फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, और फ्यूज वायर जैसे मेल्ट हो गया तो ये सर्किट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, करंट अंदर नहीं जाएगी, करंट यहीं पे रुक जाएगी।
दैट इज हाउ फ्यूज एक्ट्स एज ए सेफ्टी डिवाइस। कूल, बढ़िया। व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस? क्यों करना होता है भाई, अर्थिंग क्यों करनी होती है? अब इसको बताना बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो कि आप एक दिन रात को बहुत रात हो गई है और अचानक से आपको पानी पीने का दिल कर रहा है। आप गए किचन में, ठंडा पानी रखा हुआ है किचन के अंदर, तो आपने फ्रिज को हाथ लगाए खोलने के लिए और अचानक से शॉक लगा। क्यों लगा? क्योंकि हमारे घर में दो किस्म के प्राणी होते हैं, है ना। एक होता है चूहा और दूसरा होता है कॉकरोच। ठीक है, कभी कभी ये क्या करते हैं, इनको पता नहीं फ्रिज के अंदर घुस के क्या मजा आता है, फ्रिज वॉशिंग मशीन में घुस के क्या मजा आता है, ये उसके अंदर घुस के ना उसके वायर को चबाने लगते हैं। तो कभी कभी लाइव वायर को चबाने लग जाते हैं वो फ्रिज के अंदर का। चबाकर जैसे इंसुलेशन टूट जाती है, इंसुलेशन चली जाती है वायर के ऊपर की, जो रंग बिरंगे इंसुलेशन होते हैं ना आपके वायर के ऊपर, ये तो आपका लाइव वायर के ऊपर रेड कलर का होता है, तो ब्राउन कलर का होता है। मान लो ब्राउन कलर का इंसुलेशन खा गए वो प्लास्टिक का, तो फिर लाइव वायर कॉपर वायर आ जाती है कांटेक्ट में, तो वो खुद शॉक से मर जाते हैं, लेकिन लाइव वायर एक्सपोज हो जाती है। और जैसे लाइव वायर एक्सपोज हुई, वो आपके फ्रिज से शायद लगी हुई होगी, ऐसे चिपकी हुई होगी, तो आपने जब जाके छुआ फ्रिज को, लाइव वायर से करंट आपके अंदर से बहने लगी और आपको शॉक लग गया, तो आपके फोटो पे हार लग सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फ्रिज होता है ना, उस फ्रिज के पीछे एक मेटल की प्लेट लगाते हैं और उस मेटल की प्लेट में से एक वायर निकालते हैं। ठीक है, और इस मेटेलिक प्लेट का और इस वायर का हम रेजिस्टेंस 0 रखते हैं, ताकि अगर किसी भी चूहे के खाने की वजह से अगर आपका लाइव वायर एक्सपोज हो जाता है, वो सारा का सारा करंट बहते हुए आपके अर्थ वायर, आपके इस वायर में आ जाए, जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो सारा करंट बहते हुए इसमें आ जाएगा। और इस वायर को हम फिर सॉकेट के थ्रू सीधा जमीन में गाड़ देते हैं, ताकि सारी लीड करंट जमीन में चला जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग, क्योंकि इसको हम अर्थ में डालते हैं, और इस वायर को हम कहते हैं अर्थ वायर। तो अर्थ वायर क्यों है जरूरी? क्योंकि भाई बड़े बड़े अप्लायंसेस में करंट ज्यादा लगती है, तो आपको बहुत ज्यादा शॉक लगता है, तो अपनी जान बचाने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स। हम आगे बढ़ रहे हैं टू ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें अगर आप मुझसे पूछो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफ कोर्स भाई डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपी का करेक्शन, रीजन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों के एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन जैसे व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल, व्हाई फॉर एन एस्ट्रोनॉट्स द स्पेस इज ब्लैक इन कलर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, ये सारे सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन ये दोनों जो टॉपिक है वो इस साल आपको गारंटेडली मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसको मैं एज अ होमवर्क देता हूं आपको। प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्राई दिस आउट इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर टू दीज टू क्वेश्चंस। वेरी टिपिकल एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट आल्सो वेरी वेरी टिपिकल बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। बस आपको याद देना चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेदांतु 9th एंड फिजिक्स चैनल को भी चेकआउट करना मत भूलना। एक ऐसा अमेजिंग शॉर्ट्स चैनल है जहां पर मैं शॉर्ट्स के थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, रिवीजन के बाद बहुत काम आएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट एज वेल। ठीक है बेटा, चलो आई होप ऑलवेज एंजॉय टुडेज सेशन, और ऐसे ही कोई और सेशन चाहिए तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट्स अगेन। बस टेस्ट सीरीज पर रजिस्टर करना मत भूलना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीस पीपल।